अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? अच्छा जी, आज जो हम चीज़ पढ़ने जा रहे हैं अपने इस चैप्टर नंबर 8 के अंदर वो है रिसोर्सेज एंड कम्पिटेंसीज। ठीक है कि बेसिकली रिसोर्सेज और कम्पिटेंसीज बोथ दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर आवर इंटरनल एनालिसिस के अंदर से जो है ना हमने ये इसके बारे में सारी की सारी मालूमात भी इकट्ठी करनी है और इन्फॉर्मेशन भी गैदर करनी है और इन्हीं के बारे में हमें सोचना है इंटरनली तौर के ऊपर। बेटा रिसोर्सेज क्या है कि एन एंटिटी। हाँ बेटा, नहीं मैं बेटा क्लास मेरी ऑनलाइन क्लास हो रही है, आपकी 11 बजे क्लास होगी। ठीक है। An entity uses resources to provide products or services to its customers. A resource is any asset, process, skill or item of knowledge that is controlled by the entity. ठीक है, जिसको हम एंटिटी के साथ कंट्रोल कर सके उनको हम रिसोर्सेज कहते हैं बेटा। रिसोर्सेज कैन बी ग्रुप इनटू द डिफरेंट कैटेगरीज। ह्यूमन रिसोर्सेज हो सकती हैं बेटा, जिसके अंदर हम लीडर्स हो गए, मैनेजर्स हो गए, अदर एम्प्लॉइज हो गए, और फिजिकल रिसोर्सेज हो सकते हैं, टेंजिबल एसेट्स हो गए, आपकी प्रॉपर्टी होगी, प्लांट हो गया, इक्विपमेंट वगैरह हो गए, रॉ मटेरियल्स हो गया, ये आपके फिजिकल रिसोर्सेज में आते हैं। फिर आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो गए, फाइनेंशियल एसेट्स हो गए, आपकी एबिलिटी टू अक्वायर द एडिशनल फाइनेंस हो गया, और फिर आपका लास्ट होता है इंटेलेक्चुअल कैपिटल। दिस इंक्लूड रिसोर्सेज सच एज पेटेंट्स हो गया, ट्रेडमार्क्स हो गया, ब्रांड नेम्स, कॉपीराइट्स वगैरह। इट आल्सो इंक्लूड्स द अक्वायर्ड नॉलेज एंड नो हाउ ऑफ द एंटिटी। अब ये सारी चीजें इसके अंदर शामिल होंगी। तो 4 किस्म के रिसोर्सेज हैं बेटा आपके पास बेसिकली: ह्यूमन रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्सेज और इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज। थ्रेशोल्ड रिसोर्सेज आर यूनिक रिसोर्सेज होते हैं। The distinction can be made between threshold resources and unique resources. कि किस तरीके से threshold resources are the resources that an entity needs in order to participate in the industry and compete in the market. Without threshold resources, an entity cannot survive in the industry and markets. इनके बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकेंगे बेटा इंडस्ट्री के अंदर और मार्केट के अंदर। तो थ्रेश होल्ड रिसोर्सेज क्या है कि रिसोर्सेज दैट एंटिटी मस्ट नीड इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट इन द इंडस्ट्री एंड कम्पीट। और यूनिक रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी दैट कम्पिटिटर्स डू नॉट हैव एंड वुड हैव डिफिकल्टी इन एक्वायरिंग। यूनिक रिसोर्सेज कैन बी द सोर्स ऑफ अ कम्पिटिटिव एडवांटेज। तो बेसिकली अगर तो आपके पास थ्रेशोल्ड रिसोर्सेज हैं, यू मस्ट नीड देम। यूनिक रिसोर्सेज है दैट इज अ कम्पिटेटिव एडवांटेज फॉर यू। अब यूनिक रिसोर्सेज क्या हो सकती है? रिसोर्स दैट कम्पिटिटर्स वुड हैव डिफिकल्टी इन एक्वायरिंग। इट माइट बी ऑब्टेन फ्रॉम ओनरशिप ऑफ अ स्केर्स रॉ मटेरियल सच एज ओनरशिप ऑफ एक्सप्लोरेशन राइट्स ऑफ माइंस। Location, for example, hydroelectric power generating company benefit from being located close to the large waterfall or dam, and a bank might benefit from the city center location. A special privileges such as the ownership of patents are unique franchise. ठीक है, unique resources are source of a competitive advantage, but they can change over time. They can lose their uniqueness. For example, an investment bank might benefit from employing an exceptionally talented specialist. However, a rival bank might poach him and pursued him to join them. ठीक है, यानी कि यूनिक के अंदर आपके ऐसा टैलेंटेड एम्प्लॉय भी आ सकता है। A company might have patent rights that prevent competitors from copying a unique feature of a product that the company produces. However, competitors might find an alternate method of making the similar product without infringing the patent right. ठीक है। अच्छा, फिर आपकी competencies are activities or processes in which an entity uses its resources. आप अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो? दे आर क्रिएटेड बाय ब्रिंगिंग रिसोर्सेज टुगेदर एंड यूज देम एफिशिएंटली, इफेक्टिवली। Competencies are used to provide products or services which offer value to customers. A competence can be defined as an ability to do something well. A business entity must have competencies in key areas in order to compete effectively. ठीक है, की एरियाज के अंदर इफेक्टिवली compete करने के लिए बेटा आपके पास ये competency होना जरूरी है। थ्रेशोल्ड competencies और कोर competencies क्या होती हैं? थ्रेशोल्ड competency activity, process, ability to provide an entity with the capability to provide a product or service with features that are sufficient to meet the customer needs.
द एबिलिटी टू प्रोवाइड थ्रेशोल्ड प्रोडक्ट्स फीचर, थ्रेशोल्ड उसी में आएगा कि इसके बगैर आप सस्टेन नहीं कर सकोगे, इसके साथ ही आपकी एबिलिटी बनेगी कि आप प्रोडक्ट बना के मार्केट के अंदर लेके आ जाओगे। अब दूसरा आ गया आपका कोर कॉम्पिटेंसीज। कोर कॉम्पिटेंसीज आपकी वो एक्टिविटी, प्रोसेस, एबिलिटी दैट गिव एंटिटी कैपेबिलिटी ऑफ मीटिंग द क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स फॉर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज और अचीविंग द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब कोर कॉम्पिटेंसी की वजह से आप क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स को अचीव करते हो बेटा, और उसी वजह से ये फिर आपके लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो जाता है। थ्रेशोल्ड कैपेबिलिटीज आर मिनिमम कैपेबिलिटीज नीडेड फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू बी एबल टू compete. For example, threshold competencies are competencies where the entity has the same level of competency as your competitors that are easy to intimate, यानी कि ये आसानी के साथ नकल भी हो सकती है, कॉपी भी हो सकती है, कोई भी इनको यूटिलाइज करने की पोजीशन में होता है। To do really well, however, entity needs to do more than merely to meet the threshold. It needs capability for competitive advantage. Capabilities for competitive advantage consist of the core competencies. These are ways in which an entity uses its resources effectively, better than its competitors, and in ways that competitors cannot intimate or obtain. यानी कि वो ना उसकी कॉपी तैयार कर सकते हैं, ना उसे हासिल कर सकते हैं। The concept of core competencies were first suggested in 90s by Hamel and Parhalad, who defined the core competencies as activities and processes through which resources are deployed in such a way as to achieve the competitive advantage in the ways that the others cannot intimate or obtain or use. ठीक है, जिसको और कोई ना कर सके बेटा, उसको फिर हम कोर कॉम्पिटेंसी के लिए रहते हैं, और ये 90s का फलसफा है हमारे पास। अच्छा, सस्टेनेबल कोर कॉम्पिटेंसीज का जिक्र भी करना जरूरी है कि कोर कॉम्पिटेंसी माइट लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, in which case they do not provide much competitive advantage, अगर वो शॉर्ट टर्म के लिए है तो। ठीक है, तो competitive advantage provided by sustainable core competency, आप उनको सस्टेन करना है competencies को। These are core competencies that can be sustained over a fairly long period of time, over a period of time that is long enough to achieve the strategic objectives. Sustainable competencies should be durable हो और difficult to imitate हो, वो नकल ना हो सके उनकी। ड्यूरेबिलिटी से क्या मुराद है? ड्यूरेबिलिटी रेफर्स टू द लेंथ ऑफ अ टाइम दैट द कोर कॉम्पिटेंसी विल कंटिन्यू इन एग्जिस्टेंस और द रेट एट व्हिच द कॉम्पिटेंसी depreciate or becomes obsolete. Difficulty to imitate a sustainable core competency is one of the difficult for competitors to imitate, or that will take competitors long time to imitate और कॉपी। अगर लॉन्ग टाइम की बात कर लेंगे तो फिर आप ओरिजिनल ऑर्गेनाइजेशन वो कहाँ होगी? लेकिन 10 साल में अगर आपने किसी ने कॉपी कर लिया तो आपको भी तो वो 10 साल काम करने के लिए मिल जाएगा ना, तो आपने भी तो 10 साल में उसके अंदर फर्दर एडवांसमेंट लेके आ जाएंगे ना। अब जैसे मिसाल के आईफोन है, आईफोन 14, 15 के तक करीब पहुंच चुका है। अब अगर कोई कंपनी 14 को कॉपी करेगी और आईफोन वालों ने 15 लॉन्च कर दिया हुआ है, तो वो अपनी जो मेन मार्केट है उसको तो लूज नहीं करेगी ना। ठीक है, और हो सकता है कि वो फुली कॉपी ना की हो, अभी दूसरी कंपनी शायद अभी आईफोन 10 वाले फीचर्स के ऊपर ही काम कर रही हो, तो वो हर साल नया लेके आ जाती है। तो फिर ऐसी फास्ट टेक्नोलॉजी को कॉपी करके और अपने आप को मार्केट के अंदर मनवाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब एग्जाम्पल दे रहा कोर कॉम्पिटेंसीज की। सस्टेनेबल कोर कॉम्पिटेंसीज कम फ्रॉम यूनिक रिसोर्सेज एंड यूनिक एबिलिटी टू यूज द रिसोर्सेज से। द कोर कॉम्पिटेंसीज दैट गिव फर्म्स अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वेरी इनॉर्मसली। हियर आर जस्ट अ फ्यू एग्जाम्पल। नंबर 1 है प्रोवाइडिंग अ गुड सर्विस टू कस्टमर। अब ये आपकी कोर कॉम्पिटेंसी है, अगर आप अच्छी सर्विस दे रहे हो। सम एंटिटीज हैव अ पर्टिकुलर कॉम्पिटेंसी इन प्रोवाइडिंग गुड सर्विस दैट अदर एंटिटीज फाइंड डिफिकल्ट टू इमिटेट। नंबर 2, एम्बेडेड ऑपरेशनल रूटीन्स आपकी इतनी हो। सम एंटिटीज यूज प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स एज पार्ट ऑफ देयर नॉर्मल वे ऑफ ऑपरेटिंग, एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे आर एबल टू मेक थिंग्स हैपन। This competency is sometimes described as general terms as operating efficiency. इसको कॉपी करना मुश्किल है। अच्छा, फिर मैनेजमेंट स्किल्स द कोर कॉम्पिटेंसी ऑफ एंटिटी माइट कम फ्रॉम द एबिलिटी ऑफ इट्स मैनेजमेंट टीम। अब वो भी कोई, अगर आपके पास टीम है, हो सकता है कि दूसरों के पास उस तरह की टीम ना हो। Knowledge can be very resource in a core competency and ability to make use of the knowledge and know-how within the entity to create the competitive advantage. एक नॉलेज होगा बेटा, वो भी आपकी कोर कॉम्पिटेंसी है और उससे भी कोई नकल नहीं कर सकेगा, वो आप ही के पास है। इट इज अ यूजफुल एक्सरसाइज टू थिंक ऑफ एनी कंपनी दैट यू वुड कंसीडर सक्सेसफुल
and list the unique resources and core competency that you consider to be the main reason why the company has achieved its success. You should also think about why the company has been more successful than its main competitors. What makes your chosen company so much better than other companies in the same industry or the same market? अब ये जब क्वेश्चन को जब आप एक्सरसाइज करेंगी, क्वेश्चन का आंसर देंगी, तो आपको वो कोर कॉम्पिटेंसीज नजर आएंगी बेटा, और वहीं से फिर आप जो है इसे अपने एग्जाम्स के अंदर इस्तेमाल कर सकेंगी. कोर कॉम्पिटेंसीज एंड द सिलेक्शन ऑफ मार्केट्स, इसका भी कॉम्बिनेशन होगा. कोर कॉम्पिटेंस गिव अ बिजनेस एंटिटी ए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन अ पर्टिकुलर मार्केट और इंडस्ट्री. Some strategists have taken the idea of core competency further. They argue that if an entity has a particular core competency, the same competence can be extended to other markets and other industries, where they will be just as effective in creating the competitive advantage. ठीक है, तो वो उसी तरह की कोर कॉम्पिटेंसी को अपनी दूसरी ब्रांचेस के अंदर कह लें आप, दूसरी अगर इंडस्ट्री में काम कर रहे तो उसके अंदर भी आप ले जाके उसे अप्लाई कर सकते हो. एग्जांपल है मेरिट ग्रुप है. मेरिट ग्रुप इज वेल नोन एज द चेन ऑफ होटल्स. द ग्रुप डेवलप्ड अ रेंज ऑफ डिफरेंट सर्विसेज बेस्ड ऑन देयर कोर कॉम्पिटेंसीज इट एक्वायर्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग अ चेन ऑफ होटल्स. इट एक्सटेंड दीज कॉम्पिटेंसीज सक्सेसफुली इनटू द मार्केट सच एज कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजेशन, hospitality arrangements or events. Example is sporting events and facilities management. An entity should therefore look for opportunities to expand into other markets where it sees an opportunity to exploit its core competencies. फिर ये देखें कि कौन सा ऐसा बिजनेस है, इंडस्ट्री है जिसके अंदर हम इस कोर कॉम्पिटेंसीज को लगा सकते हैं बेटा. अच्छा, इसको अब समराइज करते हैं. Resources and competencies are necessary to compete in market and deliver value to customers. Unique resources and core competencies are needed to create the competitive advantage. अगर आपने competitive advantage कायम करना है तो unique resources और competencies चाहिए. अच्छा, resource और competency threshold क्या है जी, पढ़ चुके हैं. Resources needed to participate in industry, उसको threshold कहेंगे. और एक्टिविटीज, प्रोसेस, एबिलिटीज नीडेड टू मीट द थ्रेशोल्ड प्रोडक्ट आर सर्विस रिक्वायरमेंट, उसको हम कॉम्पिटेंसीज कहेंगे, थ्रेशोल्ड. यूनिक रिसोर्सेज क्या होंगे, रिसोर्सेज प्रोवाइडिंग फाउंडेशन फॉर कॉम्पिटेटिव एडवांटेज. सेम आपकी जो कोर कॉम्पिटेंसीज होंगी, एक्टिविटीज, प्रोसेसेस एंड एबिलिटीज दैट गिव कॉम्पिटेटिव एडवांटेज. तो दोनों में जो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज होगा यहाँ आपको कोर कॉम्पिटेंसी से मिलेगा, यहाँ आपको यूनिक रिसोर्सेज से मिलेगा. So threshold resources and competencies are necessary but are not sufficient to achieve the strategic success या strategic competitive advantage जिसे हम कहते हैं बेटा, वो आप इसे हासिल नहीं कर सकेंगे. अच्छा जी, अब आते हैं आगे अपने पॉइंट के ऊपर कि कैपेबिलिटीज और कम्पिटेटिव एडवांटेज क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. Competitive advantage basically is any advantage that an entity gains over its competitor that enable it to deliver the more value to customers than its competitors. Competitive advantage is essential for sustained strategic success. The result of competitive advantage should be an ability to, number one, create added value in products or services that customers will pay more to obtain, या create the same value for customers but at a reduced cost. ठीक है, सेम वैल्यू हो और रिड्यूस कास्ट के ऊपर हो तो वो भी आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है. अच्छा जी, कैपेबिलिटीज आर द एबिलिटी टू डू समथिंग. एन एंटिटी should have capabilities for gaining the competitive advantage. These come from using the coordinating the resources and competencies of entity to create the competitive advantage. Capabilities arise from a complex combination of resources and core competencies, and they are unique to each business entity. Each business entity should have capabilities that rivals cannot copy exactly, because the capabilities are embedded in the entity and its processes and its systems. A resource-based view of a firm is based on the idea that strategic capabilities come from the distinctive capability of entity to use its resources and competencies to provide a platform for achieving the long-term strategic success. तो इसको हम फिर resource-based view कहते हैं कि आप अपनी strategic capabilities जो आती हैं वो डिस्टिंक्टिव जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैपेबिलिटीज मौजूद हैं, इसके रिसोर्सेज और कॉम्पिटेंसीज,
वो आपको प्लेटफॉर्म देती हैं कि आप लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रेटेजिक सक्सेस की तरफ हो। फिर आपकी डायनामिक कैपेबिलिटीज हैं। डायनामिक कैपेबिलिटी इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द एबिलिटी ऑफ एन एंटिटी टू क्रिएट न्यू कैपेबिलिटीज बाय एडिंग टू इट्स चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। डायनामिक के साथ आप एनवायरनमेंट कहेंगे, आपके अंदर ये इतनी कैपेबिलिटी, अगर आपका एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है ना इंटरनल एक्सटर्नल तौर के ऊपर, तो यू एबल टू अडॉप्ट इट। अब ये ना हो कि जैसे अगर एनवायरनमेंट के अंदर कोई चेंजेस आई है तो आप परेशान हो जाएं और आप फिर दोबारा जीरो से आपको काम शुरू करना पड़े। क्या यानी कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, रिन्यूइंग इट्स रिसोर्सेज बेस, getting rid of resources that have lost value and acquiring the new resources, particularly unique resources, developing the new and improved core competencies। अब इसको आप कह सकते हैं, टू डेफिनेशंस ऑफ डायनामिक कैपेबिलिटीज आर कि डायनामिक कैपेबिलिटीज आर एबिलिटी टू क्रिएट, एक्सटेंड, मॉडिफाई वेज इन विच एन एंटिटी ऑपरेट्स and uses its resources and its ability to develop the resources base in response to changes in the business environment। और जो आपकी डायनामिक कैपेबिलिटीज हैं आर द एबिलिटीज ऑफ एन एंटिटी टू अडॉप्ट एंड इनोवेट कंटिन्यूअली इन द फेस ऑफ द बिजनेस एंड एनवायरनमेंट चेंजेस। Business entities operate in a continually changing environment. Strategic success is achieved by reacting to changes in environment more successfully than the competitors. Dynamic capability refers to the ability of an entity to respond to environment change successfully and recognize the need for change and opportunity for innovation through new products, processes and services। कामयाबी उसी वक्त है जब आप कंटिन्यूसली अपने आप को इस काबिल बनाएंगे कि कोई भी चेंज अगर आती है उसको आप फौरी तौर पे अडॉप्ट करें, क्योंकि देखें इनोवेटर्स आर द वन हु मेक्स द मनी। अब अगर आप इनोवेटर्स के अंदर शामिल नहीं हैं, आप ऐसी आपके यानी कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी है आप रिएक्ट करते हैं, यानी कि अगर कोई प्रोडक्ट बन गई है, कोई इंडस्ट्री कामयाब हो गई तो फिर आप उसके अंदर आ रहे हैं, आप खुद इंडस्ट्री को क्रिएट नहीं कर रहे, नई प्रोडक्ट को क्रिएट नहीं कर रहे, नई कंपनी को क्रिएट नहीं कर रहे। अगर आप उसको खुद करेंगे तो आप पैसा बनाएंगे, आप इनोवेटर हो जाएंगे। और अगर आप वेट करेंगे तो फिर इनोवेटर्स के साथ आपको शेयर करना पड़ेगा, तो इसका मतलब है कि आपका जो प्रॉफिट मार्जिन होगा वो फिर कम हो जाएगा। पोर्टर कॉस्ट एफिशिएंसी और स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी के बारे में पोर्टर का मॉडल है, हैज एग्रीड दैट इन ऑर्डर टू अचीव स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी एन एंटिटी मस्ट गेन कम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर इट्स राइवल एंड कम्पिटिटिव एडवांटेज कैन बी अचीव्ड बाय एडिंग वैल्यू और बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट। ठीक है जी। अब कम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए आपको ताकि आप अपनी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी को बढ़ा सको। अब उसके फिर वो दो तरीके बताता है बेटा, ठीक है। वो कहता है कि आप यहाँ एडिंग वैल्यू करें या आप रिड्यूसिंग द कॉस्ट करें, यहाँ आप अपनी कॉस्ट को कट करें किसी तरीके से, यहाँ आप अपने प्रोडक्ट के अंदर ऐड करें वैल्यू को। अच्छा जी। कॉस्ट एफिशिएंसी टू एन अकाउंटेंट मीन्स मिनिमाइजिंग कॉस्ट थ्रू कंट्रोल ओवर स्पेंडिंग and the efficient use of resources. A firm must achieve a certain level of cost efficiency if it is to be able to compete and survive in the industry. A strategic management cost efficiency refers to the ability not only to minimize cost in current conditions but to continually reduce the cost over time. तो over time फिर आपको जो है ना ये कास्ट को रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये नहीं हो सकता कि आप जनाब कॉस्ट को रिड्यूस किए बगैर कॉस्ट को जो है ना रिड्यूस किए बगैर आप किसी तरीके से आप आगे जा सको, ये नहीं हो सकेगा। दूसरे लफ्ज़ों में ना जिस तरीके से पोर्टर मकसद के का मॉडल हमने करा, और माइकल पोर्टर ही बेसिकली जो हमें डायरेक्शन दे रहा है। Porter's cost efficiency, adding value, reducing cost।
अच्छा, जब इसका ये मैंने कहा बड़ा अच्छा इसका जो एक मॉडल है यूनाइट पोर्ट्स वैल्यू चेन मॉडल, जिसके अंदर हम generic strategies कहते हैं उसे। मगर ये देखूंगा कि अगर मेरे पास है कोई चीज़ें में आएगी तो इसके अंदर ये है कि आपको जो है ना जब भी आपने इसको करना था, ये पोर्टल्स का है कि आपने यहाँ तो वैल्यू एडिशन करनी है प्रोडक्ट के अंदर बेटा, या कॉस्ट को कम डाउन करना है। इन दो के बगैर अब इसमें से आपकी जो 5 मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रेटजीज निकलती हैं। एक, आप अगर मार्केट बहुत बड़ी है तो उसके अंदर आप अपनी कॉस्ट को कम नहीं कर सकते, सॉरी अपनी सेलिंग प्राइस कम नहीं कर सके, तो आप फिर वैल्यू एडिशन इस तरीके से करेंगे कि आपने 15% एक्स्ट्रा डाल देंगे, 50% एक्स्ट्रा डाल देंगे, या बाय वन गेट वन फ्री कर देंगे, ताकि आपकी प्रोडक्ट उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बिकेगी। तो इस तरह की जो है फिर आपको स्ट्रेटजीज इसके अंदर लेनी पड़ेंगी। कॉस्ट एफिशिएंसी टू एन अकाउंटेंट, जिस तरह से बताया कि कंटिन्यूसली रिड्यूस कॉस्ट आपकी होगी। The ability to reduce cost continues is often a key requirement for strategic success. Cost efficiencies has been described as a threshold strategic capability. Cost efficiency capability is the result of both making better use of resources or obtaining the lowest cost resources और improving competencies और capabilities करना पड़ेंगी इसके अंदर आपको। Ways to achieve the cost efficiency कैसे कर सकते हैं बेटा? वेरियस वेज है। नंबर पहला इसका वे इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे जाएं आप। Reduction in cost can be achieved through economies of scale. Economies of scale refer to ways in which the average cost of a production can be reduced by producing or operating at a higher volume of output. In simplified terms, operating at a higher volume output enables firm to spread its fixed cost over a larger volume of output units. So the average cost per unit falls. Cost efficiency often goes hand in hand with size because large entities can make use of economies of scale. Many businesses are therefore very keen होते हैं on continuously growth, as this is the one way to keep improving cost efficiency and therefore of keeping ahead of your competitions. अच्छा, फिर economies of scope होता है। In some industries, reduction in cost might be achieved by producing 2 or more products, so that an entity might make all the products achieves lower cost per unit than competitors that produce only one of the product. तो economies of scale और scope of economic of scale के अंदर कंपनी A and कंपनी B are building constructions हैं, दोनों कंपनीज। Both companies construct residential home. Company A is much smaller than company B.
ठीक है जी. कंपनी बी हैज बीन एबल टू अक्वायर अ लार्ज शेयर ऑफ द हाउसिंग कंस्ट्रक्शन मार्केट बिकॉज इट इज एबल टू बिल्ड लोअर कॉस्ट हाउसेज देन द कंपनीज सच एज ए. ठीक है जी. अब इसके अंदर कंपनी इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कंपनी बी अचीव्स लोअर कॉस्ट बाय एक्सप्लॉइटिंग द इकोनॉमीज ऑफ स्केल. इट कैन बाय रॉ मटेरियल, bricks or windows cheaper, lower price by purchasing in bulk. It can make better use of the time of its specialized workers. It can also reduce cost by buying its own construction equipment instead of having to hire equipment from equipment suppliers at a high cost, which is what company A must do. Economies of scale के अंदर company C produces curtains and partners for both commercial customers and the retail market. It competes with company D, which produces the curtains only, and company E, which produces the carpets only. Company C might be able to achieve greater cost efficiencies than either company D or company E because it produces both curtains and carpets and not just one product. तो फिर इसके लिए efficiency का जो ना हासिल करना आसान होता है. Cost efficiency और strategic capability का लिंक क्या है? Cost efficiency can become strategic capability or competitive advantage, which will give the organization competitive advantage, for example by achieving the cost leadership. तो इसके अंदर आप फिर cost leadership के अंदर अप्लाई कर जाते हैं. ये भी माइकल पोर्टर का है इशारा. ठीक है. cost leadership, पोर्टर्स cost leadership में देखो शायद अगर इसके साथ वो चीज़ निकल आती है जो मैं चाहता हूँ. पोर्टर्स cost leadership strategy. हाँ ये आ गया, बिल्कुल ये आया है. जेनेरिक स्ट्रेटजी इसे कहते हैं. ये मैं शेयर कर रहा हूँ बेटा आप लोगों के साथ, इसको ज़रा देख लेना. ठीक है. और इसको जो हम नीचे वाली ये उसको करके जाके इसको ज़रा आप ऑनलाइन खुद चेक करना और इसमें से चीज़ें देखना. ये पूरे का पूरा जो टॉपिक है हमारा, ये बेसिकली आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा. ये इजीली फिर इसमें से जो ना आप इसको समझ सकेंगे कि बेसिकली कि मैं भी क्या कहना चाहता हूँ आपको. और आपके अंदर कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी, देयर आर 2 मेन वेज टू अचीव दिस विद इन द कॉस्ट लीडरशिप. क्या? इंक्रीजिंग प्रॉफिट बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट वाइल चेंजिंग इंडस्ट्री एवरेज प्राइसेस. Increasing market share by charging lower prices while still making a reasonable profit on each sale because you have the reduced. तो ये आपकी जो है ना जो बॉक्सेस बने होंगे, बेसिकली इन बॉक्सेस को जब आप समझेंगे ना तो ये आपका मसला जो है ना ये हल हो जाएगा कि किस तरीके से हम आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है ना ये मिल सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. अच्छा जी. फिर इसके अंदर कॉर्पोरेट आपका जो है ना कारपोरेट नॉलेज और स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी भी बहुत, मेरा मकसद है कि नॉलेज इज द की, तो वो भी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी में इजाफा करेगा और कम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा. कारपोरेट नॉलेज, ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज इज द नॉलेज, द नो हाउ दैट इज acquired by the entity as a whole. It is created through the interaction between technologies, techniques and people. Within organization, knowledge comes from a combination of collaboration between people who share their knowledge and create the new knowledge together. टेक्नोलॉजी के जरिए विच मेक्स इट पॉसिबल टू स्टोर एंड कम्युनिकेट द नॉलेज. इंफॉर्मेशन सिस्टम देन मेक यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी सिस्टम और इंफॉर्मेशन एनालिसिस टेक्निक्स के जरिए से ये सारा कुछ आपको मिलेगा. नॉलेज गिव्स द कंपनी अ कम्पिटिटिव एडवांटेज. अनदर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कॉर्पोरेट नॉलेज is therefore that it cannot be easily replicated by a competitor. ये रिप्ला नहीं कर सकेगा कोई भी competitor. It is something unique to the company that owns it. Another way of making this point is to say that the premium value of a knowledge comes from the fact that it cannot be distinguished, codified or easily distributed or easily acquired or easily imitated. A capability is knowledge management comes from the combination of unique resources and core competencies. Experience in an industry or market and acquiring knowledge through experience. The knowledge that employees have or acquire, for example, through training. The management of a people and success in encouraging the creativity and the new ideas
एंड द मैनेजमेंट ऑफ IS या IT सिस्टम बेटा। अब ये सारे के जरिए से आपका जो नॉलेज है वो नॉलेज बेटा बेसिकली आपका इंक्रीज होगा, और नॉलेज इंक्रीज होने की वजह से आपका कम्पिटेटिव एडवांटेज हो जाएगा। कम्पिटेटिव एडवांटेज ये ऐसा कम्पिटेटिव एडवांटेज है जिसको आसानी के साथ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कॉपी नहीं कर सकेगी, हासिल नहीं कर सकेगी। बिकॉज देखिए कम्पीट होता है तो कम्पीट के अंदर आपने बहुत ख्याल रखना होता है अपनी फाइनेंशियल रिसोर्सेज का, और अगर नॉलेज बढ़ाने के लिए आप चाहेंगे कि यार इसी तरह के बंदे हमारे पास हों, हो सकता है कि मार्केट के अंदर फिर आपको बेटा बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे ऐसे लोगों को हायर करने के लिए, और अगर आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली पैसा लगा के लोगों को हायर करेंगे तो आपकी जो कॉस्ट किधर जाएगी। तो लाजमी बात है हम इकोनॉमी ऑफ स्केल पर तो बात करें, कम्पिटेटिव एडवांटेज मिलेगा, तो आप उसी बेस के ऊपर अगर आपकी कॉस्ट ही बड़ी होगी इकोनॉमीज ऑफ स्केल का, तो कोई फिर आपको फायदा ही नहीं होगा बेटा। तो वो जो कम्पिटेटिव एडवांटेज जिससे आप ग्रोथ की तरफ जाते हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइज की तरफ जाते हो, वो तो आपको गले पड़ जाएगा अगर आप इसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फाइनेंशियल रिसोर्सेज से हायर करने की कोशिश करते हो। तो अच्छा जी, अब हमारा 7वां टॉपिक है एनालाइजिंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस इन ऑर्गेनाइजेशन, असेसिंग रिसोर्सेज एंड कॉम्पिटेंसीज। In addition to assessing the external environment, including markets and competitors, strategic managers should also assess the internal resources of the entity, its competencies and its capabilities. The following assessment is required. What are the resources of the entity? यानी कि अब ये हम इंटरनल कर रहे हैं अपना SWOT एनालिसिस का, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को, उसका सवाल है व्हाट आर द रिसोर्स ऑफ द एंटिटी। ये स्ट्रेंथ है हमारी, ये वीकनेस है। Which of these sources are unique or special? What value do they provide? Means what competitive advantage do they provide? Competitive advantage है तो strength है, ना हो तो हो सकता है weakness हो हमारी। Will requirement for resources change as a result of changes in the business environment? तो कहीं ये अगर requirement change होगी तो कहीं हमारी अगर strength तो weakness ना बन जाए। How are the resources used? Are they used effectively or efficiently? What core competencies does the entity have? इन सवालों के जवाब बेटा हमें देना पड़ते हैं जब आप इंटरनल असेसमेंट करते हो। तो टेक्निक्स फॉर असेसिंग रिसोर्सेज और competencies क्या है? As we have seen, there are several techniques that might be used to assess the resources and competencies of entity. Number 1, management need to understand how value is created and how value might be lost. An assessment of the value that is created or lost by the entity can be made using value chain analysis. Value chain analysis के साथ हम इसे assess कर सकते हैं. Management can prepare the capability profile of an entity. This is assessment of the key strategic processes that are needed to provide the consistently superior value to the customers. This is an assessment of capabilities and competitive advantage. A capability profile might prepare together with the SWOT analysis. ठीक है, SWOT एनालिसिस करेंगे तो ये हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। इन ऑर्डर टू प्रिपेयर अ कैपेबिलिटी प्रोफाइल और अ SWOT एनालिसिस, मैनेजमेंट नीड अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिसोर्सेज दैट द एंटिटी हैज, द वैल्यू ऑफ दोज रिसोर्सेज एंड द कॉम्पिटेंसीज दैट द एंटिटी हैज अक्वायर्ड बाय यूजिंग दोज रिसोर्सेज। दिस कैन बी प्रोवाइडेड बाय अ रिसोर्स ऑडिट। तो रिसोर्सेज का ऑडिट करना पड़ेगा जहां से आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो कि आप अपने SWOT में इस्तेमाल करेंगे। अब ऑडिट कैसे करना है, क्या है ऑडिट? रिसोर्स ऑडिट इज एन इनिशियल असेसमेंट ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ एन एंटिटी. इट इज कैरी आउट टू एस्टेब्लिश द व्हाट रिसोर्सेज देयर आर, व्हिच आर यूनिक एंड हाउ एफिशिएंसी इफेक्टिवली दे आर बीइंग यूज्ड. अ रिसोर्स ऑडिट शुड आइडेंटिफाई ऑल द सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज दैट आर यूज्ड बाय एन एंटिटी. These will vary according to the nature of the entity. In general, however, a resource audit should provide data about the following resources: human resources, part-time, full-time employees कितने, consultants कितने, subcontractors कितने, सारी information. तो size and composition of workforce क्या है, efficiency of workforce कितनी है, flexibility of workforce कितनी है, rate of labor wastage और turnover कितना है, labor relation between management और workers कैसी है, skills और experience qualification क्या है, एनी पर्टिकुलर एक्सपर्टीज के अलावा लेबर कॉस्ट क्या है, सैलरीज क्या है, टोटल हमारी वेजेस क्या है बेटा. फिर हमने मैनेजमेंट के अंदर आके जब इंटरनल ऑडिट करना है तो देखेंगे साइज ऑफ द मैनेजमेंट टीम क्या है, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस इनकी क्या है, स्किल्स ऑफ द मैनेजर्स क्या है, नेचर ऑफ द मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, डिवीजन अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है हमारी. फिर हम जाएंगे रॉ मटेरियल के डिपार्टमेंट में, कॉस्ट एज परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट क्या है, सोर्सेज कौन से, सप्लायर कौन से हमारे, अवेलेबिलिटी क्या है उसकी, फ्यूचर प्रोविजन क्या है, स्केर्सिटी है कि नहीं है इसमें,
वेस्टेज रेट्स क्या है हमारे रॉ मटेरियल में, अल्टरनेटिव मटेरियल और अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ सप्लाई क्या होंगे अगर रॉ मटेरियल खत्म हो जाता है तो। फिर नॉन करंट एसेट्स की तरफ जाएंगे तो व्हाट आर दे, हाउ ओल्ड आर दे, व्हाट आर देयर एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ remaining, what are their current value, what is the amount of sales and profit one invested in non-current assets, are they technologically advanced or out of date, what condition are they in, how well are they repaired and maintained, what is the utilization rate for each group of non-current assets. फिर हम जाएंगे intangible assets resources की तरफ, are there any intellectual rights such as patent rights or copyrights हैं, are there valuable brand names हमारे, does the organization have any identifiable goodwill, what is the reputation of the entity with the customers, how well does it know them, is workforce well motivated. फिर उसके बाद फिर जब हम जाएंगे तो फिर हम देखेंगे कि हमारे जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या हैं, तो क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड व्हाट इज द कैपिटल ऑफ द एंटिटी, what are the resources of the new capital, what are the cash flows, what are the sources of liquidity, how well does this control over trade receivables, how well does it control over elements of working capital, किस तरह कंट्रोल कर रहा है. फिर हमारे जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर वो कैसे, हाउ वेल डज द एंटिटी कंट्रोल द यूज ऑफ रिसोर्सेज, हाउ इफेक्टिव आर इट्स कंट्रोल्स ओवर द एफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूज ऑफ एसेट्स, how effective are its control over accounting and financial reporting, how effective are its control over compliance of regulations, how effective are its risk management system, is the entity organized in an efficient way, क्या हमने इसको जो एंटिटी को ऑर्गेनाइज किया हुआ एफिशिएंट वे के साथ किया हुआ बेटा. तो ये सारे के सारे सवालों के हमें जवाब देना पड़ेंगे. उसके बाद फिर हम देखेंगे, इवेल्युएट करेंगे अपने रिसोर्सेज को. Having identified its key resources, management can evaluate them and entity's ability to use them efficiently, effectively to create the value, जिसे हम competencies कहते हैं. A simple framework for evaluating resources is VIRO framework, हम उसे कहते हैं. VIRO. V for value, I for immutability, R for rarity, O for organization. Value, does the resource provide competitive advantage? Immutability, would it be costly for competitors to imitate the resource or acquire it? Rarity, do competitors own similar resources or the resources are unique? Organization, is the entity organized to exploit these resources for the best advantages या नहीं कर रही. फिर जब SWOT analysis के strength और weaknesses, SWOT analysis is the technique for analyzing, अब सारों के जवाब हमें मिल जाएंगे ऊपर से, ठीक है. Analyzing strategic position and identifying key factors that might affect the business strategy. These factors are both internal or external to the entity. SWOT analysis is explained in context of identifying opportunities and threat in the environment, यानी कि external environment. It is also used to identify strengths and weaknesses in the resources, competence and capability of entity, यानी आपका internal environment. Strengths. Strength are resources and competency that the organization has and the capability it to develop. Strength in resources, competencies, capabilities can be exploited and developed, create sustainable competitive advantage. Weaknesses are the resources, competencies, capabilities that are deficient, lacking. These weaknesses are preventing the entity from developing or sustaining the competitive advantage. तो इसको फिर हमें चेंज करना पड़ेगा. इसके ऊपर गौर व फिक्र करके अगर ये weaknesses ज़्यादा हैं तो identify strength and weakness. In our examination, you might be given a question that contains case study or scenario and asked to identify the strength and weaknesses of the entity and the opportunities and threats that is it faces. To identify strengths and weaknesses, you should consider following. Resources क्या हैं? Consider all the resources of the entity and identify those that are significant and unique. Competencies can consider all the activities and processes of the entity, how it uses its resources. फिर capabilities के अंदर हमें ये देखना पड़ेगा कि consider the capabilities of entity, its relatively success, failure, developing value to the customer, creating the cost efficiency. फिर आप prepare करेंगे अपने SWOT analysis. If you are required to use the SWOT analysis in your examination, you may be required to analyze the opportunities and threat as well as strength and weaknesses in the strategic position.
Strengths and weaknesses are concerned with internal capabilities and core competencies of an entity. Threats and opportunities are concerned with the factors and development of in the environment. Beta. A SWOT analysis might be presented in the 4 list in curative form chart as follows. Listed items have been inserted for the small company producing the pharmaceuticals. Note, the strength and weaknesses should be include competency, capability as well as resources. In this example, the strength relates sources, weakness relate to the competencies, capabilities, suggesting that the entity that might not making best use of the resources. Strength क्या है? Extensive research knowledge है, highly skilled scientist है, highly investment advanced equipment मौजूद है, patents on 6 products मौजूद है. Weakness क्या है? Slow progress with research projects. Research knowledge है, progress slow है. Poor record of converting research projects है. Recent increase in the labor turnover हो रहा है, ये weaknesses है. Opportunity strong growth in total market है. New scientific discoveries have not yet been fully exploited. Threats क्या है? Recent merger of the 2 major competitors है. Risk आप स्टेकर रेगुलेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स है. तो ये आपका एक किस्म का SWOT बन गया. इन ऑर्डर टू प्रिपेयर द SWOT एनालिसिस इट इज नेसेसरी टू एनालाइज द इंटरनल resources of entity and try to identify strong points and the weak points. Analyze external environment, try to identify opportunity and threat. An analysis might be prepared by a team or managers or think tank, a risk management committee or another group of individuals within the entity. अच्छा, using technique क्या होगा बेटा? If you are required to use SWOT analysis in your examination, you may be expected to do so to answer a case study question. The technique is fairly simply to use. You can prepare 4 lists as working for your answer. 1 for each of the SWOT categories: strength, weak, opportunity, threat. Read thorough the question carefully and add to each of the list as ideas come to your mind. जो आते जाएंगे चीजें मिलेंगी, आप उनको अपने अपने बॉक्स के अंदर लिखते जाएं. You will need to think strategically. You will also require to interpret the result of your analysis and consider the strategic application. तो आपको फिर उसका जवाब देना है कि इसकी मदद से हम क्या बेनिफिट ले सकते हैं. दूसरे लफ्जों में अब इंटरप्रिटेशन कैसे करना है हमने. एन इनिशियल SWOT एनालिसिस सिंपली लिस्ट होगी स्ट्रेंथ की, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट की. सिग्निफिकेंस और पोटेंशियल वैल्यू कॉस्ट ऑफ ईच आइटम इज नॉट कंसिडर इन द इनिशियल एनालिसिस. तो वहां पे इस तरह की कोई चीज नहीं लिखनी सवाए पॉइंट्स के आपने. इन आइटम्स आर नॉट रैंक्ड इन एनी ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस के इतने इसके पास करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, इसके पास ये वर्कफोर्स पड़ी हुई, नहीं. सिर्फ पॉइंट्स के अंदर वहां पे और मेजर इंपॉर्ट के अंदर कन्वर्ट करके. प्रॉब्लम विद SWOT एनालिसिस दैट इट कैन एनकरेज वेरी लॉन्ग लिस्ट ऑफ स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट without any differentiation between those that are significant and those that are fairly immaterial. तो ज्यादा लंबी लिस्ट नहीं लिखनी. ठीक है, जो सिग्निफिकेंट पॉइंट है उन्हें लिखना है आपने. हैविंग प्रिपेयर्ड एन इनिशियल SWOT एनालिसिस, द नेक्स्ट स्टेप इज टू इंटरप्रेट इट अगेन. Interpretation involves identifying those strengths, weaknesses, opportunities and threats might be significant and that the implication might be for the future. The process of interpretation therefore involves ranking the SWOTs in the some order of the priority of importance. Another problem with SWOT analysis is that it can be used to identify significant issues, but it can not be used for evaluation. It cannot be substitute for more serious, rigorous strategic analysis. Having identified the most significant issues facing the organization, strategic management should be considered how major strength, for example, core competency, opportunity might be exploited to obtain the competitive advantage. ये आप point लिख सकती हैं. How major weakness, the threats should be dealt with in order to reduce the strategic risk for the entity. कि उस अगर threat है तो उसको हमने किस तरीके से बेहतर reduce करना है. ठीक है ना. तो ये फिर इस तरीके से बेटा आप इस अपने क्वेश्चन को जो है ना आंसर कर सकते हो आपके पेपर के अंदर, जो कि केस स्टडी की शक्ल में आएगा आपके सामने. ठीक है, इसके अलावा आपका कोई भी नहीं होगा. तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं आपके, तो इन क्वेश्चंस को ज़रा आप अच्छे तरीके से हल करें. ठीक है, इसके अंदर इन्होंने वो आंसर भी दिए हुए हैं, तो आंसर को भी पढ़ें. ये आपका एक किस्म का टेस्ट ही हो जाएगा होम के ऊपर कि आप इसके पीछे जो जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं आप उनके आंसर करो खुद. ठीक है, पढ़ने के बाद एक आइडिया बनाने के बाद फिर उसको कंपैरिजन करो. कंपैरिजन कर देखें 80% 60% भी अगर आपका कंपैरिजन सिमिलर बेसिस पे हो रहा है तो यू आर अ विनर. ठीक है. हाँ, अगर उससे ज्यादा कोई मसले मसाइल आ रहे हैं बेटा तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम जनरेट कर सकता है. ठीक है जी.
तो इंशाल्लाह ताला मंडे वाले दिन जो है ना हम अपना लास्ट चैप्टर शुरू करेंगे एथिकल डिसीजन मेकिंग मॉडल्स का, और वो फिर इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे अपने मंडे से। कोशिश यही होगी कि ट्यूसडे तक जो है ना हम इसको जो है ना मुकम्मल कर दें अपने इस चैप्टर को भी, बाकी जो अल्लाह को मंजूर है। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो वो काइंडली फिर बेटा आप मुझसे पूछना। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।